एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करना है हमने। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, ये वाला पेपर में बिल्कुल आ सकता है, राइट। और इसमें कहा जाता है बिकॉज इसमें थोड़ी रीजनिंग भी होती है, ऐसे नहीं डायरेक्टली आंसर आएगा, एक को रिजेक्ट करोगे एक को नहीं करोगे, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि लॉग्स इस तरह से प्लेस है, जो आपकी फर्स्ट वाली रो है इसमें 20 लॉग्स प्लेस है, ठीक है। तो हमने 20 लॉग्स इस तरह से कुछ प्लेस किए हैं फर्स्ट वाली रो। अब उसने कहा है सेकंड वाली रो में यू प्लेस 19 लॉग्स, कुछ ऐसे आ जाएगा। थर्ड वाली रो में यू प्लेस 18 लॉग्स। क्लियर हो गया, प्लेसमेंट आ गई ना, यहाँ पे 19, यहाँ पर 18, सो ऑन। ऐसे करते करते जब हमारे 200 लॉग्स फिनिश हो जाएंगे हम प्लेस करते रहेंगे, ठीक है ना। तो पहले रो में इन रो 1 20 लॉग्स प्लेस हुए, सेकेंड रो में 19 लॉग्स, एंड थर्ड रो में 18 लॉग्स। सो दीज टर्म्स we'll write these terms form an AP, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 20, कॉमन डिफरेंस क्या है -1, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो आई राइट लेट द नंबर ऑफ रोज in which the logs are stacked be equal to n. Let the number of rows be equal to n. लेकिन sum of all these numbers 20, 19, 18, इन नंबर्स का सम क्या होगा? दिस इज रो 1, रो 2 19 लॉग्स, रो 3 18 लॉग्स। तो ये सो ऑन चलता जाएगा। सम ऑफ ऑल द नंबर्स विल बी इक्वल टू 1। जितने लॉग्स हैं अपने पास उतना सम होना चाहिए। तो Sn इज इक्वल टू 200। तो जब इसको सॉल्व करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। क्लियर हो गया? 2a प्लस n-1d, 200 इक्वल्स टू n/2 2 into 20 प्लस n-1 into -1। So 400 equal to n, 40 minus n plus 1। कल नहीं आए थे तुम? क्या बात है, परसों तुम्हारे मम्मा बात करते हैं और उसके बाद तुम नहीं आते। मार्क्स कितने आए तुमने बताया भी नहीं, कितने आए थे मार्क्स? हाँ पक्का? देख ले, फोन करूँ मम्मी को, उन्होंने मुझे कुछ और बताया मार्क्स इसलिए पूछ रही हूँ। तुम्हारा ना पूरी आंसर की मेरे पास है, तो तुमने आंसर की टिक किया ना, वो पूरी मेरे पास है। अब मुझे बताओ कितने मार्क्स है? 20 है? 20 है? उन्होंने मुझे कुछ और बताया। और तुमने कहा था मेरे मार्क्स आ जाएंगे, मैंने कहा था क्लासेस मिस मत करो। नहीं मैम मेरे मार्क्स तो आ जाएंगे। मैम वो क्या? सो दिस विल बी n² minus 41n plus 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना है हमें। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे सॉल्व करना होगा आपको। सॉल्व इट। लक्ष्य भी बहुत टीम आता है। फिर गौतम क्यों क्यों किराए क्यों? किराए क्यों था? शिवेन, दर्पण, रेहान, कबीर। कबीर नहीं आया?
अच्छा, वो दोनों चले गए। रेयांश, आरुष, आरव नहीं आया आज, ईशवी नहीं आई। बच्चे एब्सेंट बहुत होते हो। तो चलो इसको करो फैक्टराइज, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। हम्म। हाँ जी, फैक्टराइज हुआ ये। एन स्क्वायर 400 को जब फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा -25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये स्पेशल सी इक्वेशन है, बहुत कम ऐसी इक्वेशन दिखती है जहां पे यूनिक से फैक्टर्स बनते हैं, राइट। अदरवाइज यू हैव दिस फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, जिसमें हम करते हैं ना फॉर्मूला मेथड, n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बाय 2a। क्लियर हो गया इतना? तो ये आ जाएगा n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0। n की दो वैल्यूज आ गई 25, n की एक और वैल्यू आ गई 16। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे ना तो क्या होता था, एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में है, तो एक को हमने रिजेक्ट किया, एक को एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों ही माइनस में है, दोनों ही टर्म्स अपने पास, सॉरी दोनों ही टर्म्स अपने पास प्लस में है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 रोज में भी 200 लॉग्स स्टैक हो सकते हैं, 16 रो में भी स्टैक हो सकते हैं। थोड़ा सा ना इसको हम समझते हैं। हमने रो वन में हाउ मेनी ब्लॉक्स टिक है, 20। सेकेंड रो में हाउ मेनी टिक है, फिर 18 रो 3, 17 रो 4। कितनी रो चाहिए हमें, पहला नंबर उसने 16 कहा है, बना लो इस नंबर को साथ में अपने। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इल हेल्प, थोड़ा सा ये समझने में आसानी हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। 14, 15 और 16। अच्छा, लास्ट रो में कितने लॉग्स प्लेस किए जाएंगे, पहले तो ये निकालू। अगर 16 रोज में हमने प्लेस किया है तो लास्ट में कितने लॉग्स आएंगे, 5 to 4। ठीक है, देर आर 5 लॉग्स इन द लास्ट रो, टॉप मोस्ट रो में 5 लॉग्स प्लेस हुए। क्लियर हो गई बात? अब हो क्या रहा है इसके बाद ना, यहां तक का हमने सम निकाला, 200 लॉग्स हमारे यूज हो गए। ठीक है ना, हमने 20 से लेकर 5 तक नंबर्स का सम निकाला, 200 लॉग्स हमारे यूज अप हो गए। अब मैथमेटिकली इक्वेशन कहती है कि नहीं, हम फिर से इस सम 200 को अचीव कर सकते हैं। तुम्हारे लॉग्स खत्म है सारे, है ना। तो अब क्या करेंगे कि कहीं से भी रो 17 क्रिएट करते हैं जिसमें हमने 4 लॉग्स प्लेस कर दिए। फिर 17 रो में 4, 18 रो में 3, 19 रो में 2, 20th रो में 1, और फिर 21st रो विल गो ब्लैंक, 0, क्योंकि माइनस करते जा रहे हैं। 22nd रो में कितना प्लेस कर देंगे, -1। 23rd रो में -2, 24th में -3, और 25th आएगा -4। तो अल्टीमेटली इन सभी नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। मैथमेटिकली दो नंबर्स हमारे पास क्यों आ रहे हैं रोज के, 16 एंड 25, बिकॉज जो एपी है वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग एपी में क्या होता है, कुछ नंबर्स नेगेटिव हो गए, कुछ टर्म्स नेगेटिव हो गए, कुछ टर्म्स पॉजिटिव, अल्टीमेटली उनका सम क्या हो गया, 0। सो
from row 17 to row 25. That means from A17 till A25 the sum of terms is 0. तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है कि हमने कहा लॉग्स तो खत्म हो गए, नहीं थी 17th रो में 4 और रखो और फिर जितना रखते रहे हो बाद में माइनस कर दो, -1 कभी प्लेस कर सकते हैं? कैन बी प्लेस -2? तो हमारे पास जो n के दो नंबर्स आए हैं, एक है 16 और एक है 25, इसमें रिजेक्ट कौन सा करेंगे? आमतौर पर जैसे एपी में डबल आंसर एक्सप्लेन करना था, हमने एक्सप्लेन किया। आपके दो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे जिसमें डबल आंसर आया था कल, उनमें हमने दोनों को रखा था कि दोनों ही नंबर्स पॉसिबल हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ, हमारे पास 25 is not possible because we are now relating to it to a practical situation कि लॉग्स की प्लेसमेंट है। तो कल कोई मुझे कहे 25 रूल्स बना लो, 200 लॉग्स की इस अरेंजमेंट के साथ 25 रोज बनाओ। आफ्टर 16 कैन आई डू इट? नहीं है कि लॉग्स तो खत्म हो गए, नहीं 4 और लेकर आओ, और जैसे लेकर आ रहे हो वैसे ही माइनस पे रखना शुरू कर दो, राइट? सो यहाँ पर 25 विल बी रिजेक्टेड, आंसर विल बी 16। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ रोज विल बी 16 एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो? 5। तो उसके लिए आप करोगे, n की वैल्यू 16 आ गई तो मुझे A16 फाइंड करना है विच इज A प्लस 15D। A है 20, 15 -1, आंसर विल बी 5। ऑब्वियसली यू नॉट मैन्युअली कैलकुलेट, इस तरह से ही करना, वो सिर्फ आपको समझाया गया था। लॉग्स से आफ्टर प्लेसमेंट इन द 16th रो फ्रॉम द बॉटम। हमारे पास लॉग्स फिनिश हो गए सारे, हमने यूज अप कर लिए, तो उसके बाद की जो सिचुएशन है वो मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन अगर एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे तो नहीं आएगा। रियल लाइफ में दैट अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, 25 रोज आर नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट। इतना क्लियर हो गया? अब आओ 20th क्वेश्चन पर। सबको समझ में आ गया ये? 20th क्वेश्चन इज अ पोटैटो रेस क्वेश्चन। ऐसा ही आपके एग्जाम्पलर में फ्लैग वाला क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग क्या हो रही है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड ऑन द स्टार्ट। एक बकेट स्टार्ट पे प्लेस की हुई है स्टार्टिंग पॉइंट पर, विच इज 5 meters अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ठीक है, यहाँ बकेट है 5 meters अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potatoes are placed 3 meters apart. Second, third, सब में जो डिफरेंस है वो 3 meters का है, और ये so on चलता जा रहा है till P10। 10 potatoes है, ऐसे करते हुए हमने अरेंजमेंट की है, ठीक है? तो इस तरह से रेस की प्रॉपर सेटिंग हुई है। बकेट 5 meters पे पहला पोटैटो, देन 3 meters पे बाकी 10 पोटैटोस। So the question says a competitor starts from the starting point. Competitor ने यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है? Picks up the nearest potato. Nearest कौन सा होगा? 5। यहाँ तक गई फर्स्ट पोटैटो तक, यहाँ तक गई है, और उसके बाद क्या करना है? Picks up the first potato, runs back with it and drops it in the bucket. क्लियर हो गया? तो जब वो भाग कर गई है, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, और जब वापस आई है कितना डिस्टेंस कवर किया है? 5 मीटर। तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट टू फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 10 मीटर। अब सेकंड में क्या करना है उसको? इसी स्टार्टिंग पॉइंट से जाना है सेकंड पोटैटो की तरफ। कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 मीटर, और वापस आई तो फिर से 8 मीटर। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू सेकंड पोटैटो डिस्टेंस कवर्ड इज 16 मीटर। थर्ड में कितना होगा देखो, पहले यहां तक गई फर्स्ट पोटैटो, फिर सेकंड, और यहाँ अब थर्ड पोटैटो तक आना है, तो 5 + 3 + 3 जाने में कितना लगेगा? 11 मीटर,
और उतना ही वापस आना है। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू थर्ड पोटैटो डिस्टेंस कवर्ड इज 11 प्लस 11 22 मीटर। अब ये पोटैटोज ना एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे पड़े हैं 3 मीटर्स पर। ऐसा नहीं है कि पहला 3 पर रखा है फिर 4 पर रखा है फिर 5 पर रखा है, ऐसा नहीं किया होगा। सो द नंबर्स 10 16 22 दीज नंबर्स फॉर्म एन 8। ठीक है ना, ये तो आते हैं क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन पर ना केस स्टडी या कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताओगे, आपने ये कर लिया, ठीक है। नाउ द कंपेटिटर, सिर्फ ये क्वेश्चन लिख लो साथ साथ, इस एपी पर बेस्ड है, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है और क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे। ठीक है, तो कहता है कि शी रन्स टू द 8th पोटैटो, फाइंड, लिखो, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, फाइंड द डिस्टेंस covered by her, covered by the competitor, by her का मतलब यहाँ से by the competitor, when she runs towards the 8th potato, या she runs to pick the 8th potato, how much distance will be covered? 8th potato तक कितना डिस्टेंस कवर करोगे? नंबर्स आपके पास है 10 16 22। स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से 8 तक जाना है और ये डिस्टेंस कौन सा है? टू एंड फ्रो। ये जो नंबर्स है ये है टू एंड फ्रो, और वो पूछ क्या रहा है कि सिर्फ 8 तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, वापस नहीं आई है, सिर्फ 8 तक गई है। समझ में आ गई बात? ये जो आप नंबर्स फॉर्म कर रहे हो 10 16 22, दिस इज टू एंड फ्रो। डू यू अंडरस्टैंड द मतलब इसका? टू एंड फ्रो पता है ना, जाना फिर वापस आना, जाना फिर वापस आना। तो समटाइम्स क्वेश्चन कहता है नहीं सिर्फ जाने तक बताओ, 8 पोटैटो तक का डिस्टेंस बताओ। तो आपने अगर डबल लिखा है तो उसको हाफ कर दोगे, या फिर आप कह सकते हो पहले 5 कवर हुआ फिर 8 कवर हुआ फिर 11, इसकी एपी फॉर्म कर लो। दिस इज जस्ट वन वे डिस्टेंस, दिस एपी इज वन वे डिस्टेंस, दिस इज टू एंड फ्रो। समझ में आ गई इतनी बात सबको? आर वी क्लियर एवरीवन? इतनी क्लैरिटी है सबको? ठीक है ना। तो अगर 8 पोटैटो तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगी, इसी एपी को अगर चलते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में रखना, दिस इज टू एंड फ्रो। जैसे उसने कहा 56, राइट, तो हम क्या करेंगे 10 प्लस 7 इंटू 6, यही किया ना, कितना आया 52। इस 52 को हाफ कर लो, 52 को हाफ किया 26 मीटर्स टूवर्ड्स द पोटैटो नंबर 8। 26 आएगा, 28 26 है ना, ठीक है ना, ये टूवर्ड्स पोटैटो नंबर 8 और फिर वापसी कर, ठीक हो गया, राइट। अब एक क्वेश्चन उसमें आता है, लिख लो, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड। फाइंड द मैक्सिमम कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कहा जाता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर holding a potato, maximum distance covered by her holding a potato। पोटैटो पकड़कर भागने में कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो मैक्सिमम कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है, जब लास्ट पे जाएगी 10 पोटैटो में और वापस आएगी तभी मैक्सिमम होगा, लेकिन होल्डिंग का पोटैटो है तो वन वे डिस्टेंस से निकालना होगा कि डबल वे? वन वे, ठीक है ना। तो आपने निकाली होगी 10th टर्म ही, क्लियर हो गया ना। यू फाउंड द 10th टर्म। 10th टर्म में आपने लिखा 5 प्लस नहीं 10 प्लस 2 इंटू नहीं 9 इंटू डिस्टेंस फॉर 6, कितना आ गया ये 64 मीटर। लेकिन ये फिर से क्या है, टू एंड फ्रो, दिस डिस्टेंस इज टू एंड फ्रो,
तो वन वे डिस्टेंस होल्डिंग अ पोटैटो विल बी 32। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन में अगर ये टर्मिनोलॉजी नहीं, ये 10 ही होगा, लेकिन हाँ 5 होगा, हाँ ठीक है, सॉरी 3 होगा बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ, मुझे लगा आप कह रहे हो A5 निकालना होगा, 10 का हाफ कर दोगे, वो नहीं। हाँ, A की वैल्यू फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 3। मैं दो एक चीज इसलिए नहीं करवाती सो दैट कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी क्या लेनी है। बात को समझना, आपको डिस्टेंस कौन सा पूछा हुआ है, टूवर्ड्स पूछा है या टूवर्ड्स एंड रनिंग बैक, ये कहा है, ठीक है? तो अब आ जाओ इस मेन क्वेश्चन से, अगर क्योंकि ये समझ जाओगे ना, आपकी एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाए। A8 हमने निकाल लिया, उसके बाद लिखा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपेटिटर हैज टू रन। टोटल डिस्टेंस द कंपेटिटर कवर्स। तो टर्म्स थी हमारे पास 10, 16, 22। दीज टर्म्स फॉर्म एन एपी विद फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 6, नंबर ऑफ टर्म्स 10। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सम ऑफ 10 टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n by 2 2a n minus 1 d। 10 by 2 sum of 10 terms 2 into 10 plus 10 minus 1 into 6। कल टेस्ट है, तुम ध्यान से कल टेस्ट पूरा करके आना है रेहान। हाँ जी, कल टेस्ट है एपी का, ठीक है? प्लस आई वांट योर पेपर, मंडे तक पूरा पेपर मुझे सॉल्व चाहिए दोबारा, ठीक है? 29 6 54, 5 into 74, distance will be 370 meters. Total distance covered by the competitor is 370 meters. इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे ही आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है किसके पास? मेरा वहां पर है, चलो मैं ऑनलाइन ओपन करती हूँ, कल कल या मंडे मुझे था, आज खत्म करवा दूं, अगर ये एपी आज खत्म होती है तो आज ही दे। इससे पहले आ जाओ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, ये पेपर में आ भी जाता है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 2, पोटैटो वाला वो फ्लैग वाला क्वेश्चन है, जैसा पोटैटो रेस का है ना वैसा ही है। तो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, ये करो, और एक दो चीजें मुझे इसमें और करवानी है आपको। चलो तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो, मेरे से इसका स्क्रीनशॉट लेके पेश कर। इसमें काफी क्वेश्चन है जो करवाने वाले हैं, पर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अभी करवा दो। देखो इसमें लिखा है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म्स। अब देखो ना, सम जहां पर लिखा होगा जरूरी नहीं है सम अप टू कहा हुआ है, सम ऑफ सेवन एंड थर्ड टर्म कहा है, तो ये मुझे A3 और A7 का सम कहा है इज 6 एंड द प्रोडक्ट is 8। Find the sum of first 16 terms of the AP। समझ में आ गई बात? ये थर्ड और सेवेंथ टर्म कहा है। Let the first term be A, let the common difference be D। A n का फॉर्मूला हुआ A plus n minus 1 D। So A plus 2D, और 7 को क्या लिखोगे? A7 A plus 6D किसके इक्वल है? 6। 2A plus 8D is equal to 6। A प्लस 4D किसके इक्वल आ गया? अभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D, प्रोडक्ट इज 8। अब आपने दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस की हुई हैं, बस फर्क इतना है क्वाड्रेटिक है, ये प्रोडक्ट में दे दिया, तो यहां से मैं क्या करूंगी, A की वैल्यू लिख लो 3 माइनस 4D,
और यहाँ पुट कर लो। बेस्ट रहेगा इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग के पहले मैं ए स्क्वायर करूं फिर 2ad फिर ऐसे मल्टीप्लाई करूं, इससे बेटर हमेशा होगा कि पहले स्टेज में ही आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 3 माइनस 4d प्लस 2d क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल आइडली आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत टेक्निकल होकर चलो ना तो वो सिलेबस में नहीं है, नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, पर अगर ये पेपर में आता है ऐसा नहीं है कि हम इसे कर भी नहीं सकते हैं। सिर्फ पहले ही स्टेप में वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर दो मल्टीप्लाई करने से पहले। देखो ये आपका क्वेश्चन कितनी इजी हो जाता है, 3 माइनस 2d और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2d। अब मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 2d, हाँ जी 3 माइनस 2d 3 प्लस 2d क्या होगा ये a माइनस बी प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2d का स्क्वायर विच इज 8, 9 माइनस 4d स्क्वायर इज 8। तो 4d स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1, d स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1/4, है ना। और जब भी आपको मैंने कहा था बिकॉज आप इस तरह से करते हो तभी मैं करवा रही हूँ, d की वैल्यू क्या आएगी plus minus 1/2 because how do we solve it, 4d square minus 1 is 0, 2d plus 1 2d minus 1। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना हमेशा उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। जीरोस आर द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइज। समझ में आ गया, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीनियर टर्म नहीं होती, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है डी, डी का स्क्वायर दिया, समझ में आ गई बात ये। यहाँ पर आपको डी का स्क्वायर दिया है लेकिन डी वाली टर्म नहीं है, लीनियर टर्म क्या है जीरो। अगर लीनियर टर्म जीरो है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इसके जीरो या इसके रूट क्या होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन भी कहा था, याद हो तो मैंने आपको टेस्ट में दिया था ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द जीरोस टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, d शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना, d की दो वैल्यूज आ गई, अगर d की वैल्यू हाफ है और d की वैल्यू -1/2 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a क्या था 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 3 माइनस 4 इंटू -1/2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 2 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 2 5। Find the sum of 16 terms, number of terms 16, number of terms 16। तो इस केस में सम क्या है और इस केस में सम क्या है, दो केसेस हो जाएंगे। सम ऑफ 16 टर्म्स हियर, सम ऑफ 16 टर्म्स हियर, 16/2 उस 80 का जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस है 1/2। और सम ऑफ 16 टर्म्स उस 80 का जिसमें फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस है -1/2। सिक्सटीन टर्म्स है, मैं कुछ गलती कर रही हूँ, यहाँ पे a5 आ गया -1/2, 16 टर्म्स 16/2 8 2 इंटू 15, 15 का हाफ 7.5 ही होता है, तो 9.5 इंटू 8 कितना होता है, मल्टीप्लाई होगा, हाँ 76, 140 आएगा, 2.5 इंटू 8, 2a n -1d।
तो 16 ये -7.5, 8 इंटू 2.5, ये कितना आंसर होगा? 20 ही आएगा। यही आंसर है, क्या हो गया? मुझे लगता है मेरी कैलकुलेशन खराब हुई है, तुम लोग के साथ में ही है। हाँ ठीक तो है। फॉर्मूला भी ठीक है, प्लस और माइनस साइन है, मल्टीप्लाई ही होता है कॉमन डिस्टेंस, है ना? हाँ। तो सम ऑफ 16 टर्म्स है 76 और दूसरा हो गया 20। चलो नेक्स्ट करवाना है मुझे आपको ये वाला क्वेश्चन। अगर इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी नहीं भी हुए ना, तो टेस्ट के बाद किसी दिन क्लास से क्लास में करवा दूंगी, पर अभी फिलहाल इस पे नहीं लगाना, क्योंकि एक दो चीजें मुझे और करवानी है इसमें। ये दिख रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डिसाइडेड टू ब्यूटिफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग। ये आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज फ्रॉम एग्जाम्पल। अब इसमें लिखा हुआ है, दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड एट द इंटरवल ऑफ एवरी 2 meters. The flags are stored at a position of the middlemost flag. ठीक है, तो मिडल मोस्ट है, 27 फ्लैग्स लगाने हैं, मिडल मोस्ट पोजिशन पर सभी फ्लैग्स को स्टोर किया गया है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू अ गर्ल कॉल्ड रुचि। उसने कहा है केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। उसने अपनी बुक्स यहाँ रखी है, ये बहुत जरूरी है। अब ये कंपटीशन में क्वेश्चन हो तो बुक कभी बुक्स यहाँ छोड़कर आए, कभी कहीं और छोड़कर आए, सो दैट वी नीड टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस शी हैज कवर्ड। अब उसके बाद क्या है, शी कुड कैरी ओनली वन फ्लैग एट अ टाइम, ठीक है ना? तो मिडिल मोस्ट से स्टार्ट किया। How much distance did she cover in completing the job and returning back to collect her books? And what is the maximum distance she traveled carrying a flag? क्लियर हो गया? जो मैंने आपको होल्डिंग अ पोटैटो वाला क्वेश्चन करवाया था, मैक्सिमम डिस्टेंस शी हैज कवर्ड, वही चीज हो गई। लेकिन हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर? मिडल मोस्ट पहले तो बताओ होगा कौन सा? मिडल मोस्ट फ्लैग विल बी द 14th फ्लैग। तो F14 पर फ्लैग प्लेस है, यहाँ पे 13 फ्लैग जिसको लगाने हैं और यहाँ पर भी 13 फ्लैग लगे। डिस्टेंस कितना होगा फ्लैग से? 2 मीटर। जितना डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे कवर किया है उतना ही राइट साइड पे कवर करेगी, ठीक है ना? डिस्टेंस इन वन साइड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन द अदर साइड। तो जो भी उसको डिस्टेंस, जो भी हमें सम निकालना है, अगर वो जा रही है टुवर्ड्स फ्लैग 15 फ्लैग 16, और अगर वो जा रही है टुवर्ड्स 13 फ्लैग 12 सो ऑन, डिस्टेंस तो सेम ही होगा, ठीक है ना? तो क्या नंबर आएगा सबसे पहले? तो उसने 14 से 15 पर गई, कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर्स। फिर यहां से वापस आई, कितना हो गया? 4 मीटर। 14 फ्लैग से 15 फ्लैग तक जाना और फिर वापस आना, 4 मीटर्स कवर हो गए। फिर 14 फ्लैग से एक फ्लैग और लेकर 16 तक जाना, 4 मीटर्स, वापस आई 4 मीटर्स, कितना हो गया? 8 मीटर्स। फिर 17 फ्लैग तक गई, 6, और वापस आई 6, 12 मीटर्स। So these numbers are in AP with first term 4, common difference 4. These terms are in AP with first term 4, common difference 4. Number of terms one side पर है मेरे पास 13. तो sum of 13 terms निकालेंगे, 13/2, 2 into 4 plus 12 into 4. क्या था आंसर? हाँ जी, यही आंसर होगा 364। कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स, तो इसको डबल करना है, ठीक हो गया? इसको हमें डबल करना है। टोटल डिस्टेंस विल बी 728। अब जरूरी पता क्या था?
रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स एंड बुक्स को उसने प्लेस किया है वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। तो ये इक्वली चल रहा है। देखो क्या होता है, इतना लिख लो पहले। हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, अगर यही कंपटीशन में होता ना तो कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है या चेंज किया जाता है। ये था हमारे पास, यहाँ पे 14 फ्लैग पड़ा है और यहाँ पे 27। अगर उसकी बुक्स यहाँ पे पड़ी है तो क्या होगा, फ्लैग उठाकर जब उसने 26 वाला प्लेस कर दिया, यहां से वापस गई, ठीक है, वापस चली गई वो, यहां पर आई, बुक्स यहाँ फ्लैग प्लेस किया, बुक्स उठाई, वापस घर को चल दी। क्लियर आ गया, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हो, आपको ये सीबीएसई में आएगा, कॉम्पिटिशन में नहीं आएगा, तभी उन्होंने बुक्स को यहाँ स्टोर करवाया कि ये इक्वल डिस्टेंस पे चल रहा है। समझ में आ गया कि वो एक पैटर्न जो है जाने का और वापस आने का, वो हर बार चलेगा, जाने का वापस आने। क्लियर हो गया। अब फिर प्लेसेस मेंशन कर दी कि पहले वो 14 फ्लैग प्लेस कर रही है, उसने बुक्स फ्लैग 1 पे स्टोर किया, लेकिन उसने पहले स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करने के बाद फिर क्या किया उसने, यहाँ प्लेस किया, फिर यहाँ किया, खत्म यहीं पर हो गया। समझ में आ गया, इतना मत कंफ्यूज हो, चलो जाओ, इतना काम हो गया। नेक्स्ट लिखो, ज्यादा हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, मैं कंफ्यूज करती रहूंगी, बताओ। हाँ हाँ, मैक्सिमम डिस्टेंस बता, जाना नहीं है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दो इस क्वेश्चन को। मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें की दैट बुक्स आर स्टोर्ड एट द सेंटर प्लेस ऑफ कोर्स, है ना। बिकॉज जब कॉम्पिटिशन करवाते हैं ना तो हर क्वेश्चन ट्विस्ट करना आता है, इसको और ट्विस्ट नहीं करनी, बस इतना काफी है, इतना समझ जाओ अभी के लिए काफी, ठीक है। आना भी नहीं चाहिए आप लोग को। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रैवल कैरिंग अ फ्लैग। करो भाई, सॉल्व करो। डबल किया है, आने जाने में तो नहीं, वहां पे लगा दिया ना, सिर्फ आना ही होगा ना, या जाना ही होगा, आना तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे पास आ जाएगा ए 13, टू एंड फ्रो मैक्सिमम जितना भी कर लोगे। फर्स्ट टर्म इज 8, फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस इज 4, 4 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 4, 4 प्लस 48 52, बट दिस इज टू एंड फ्रो। फ्लैग लेकर जाएगी, वहां पे लगा देगी, वापस आएगी, समझ में आएगा, विदाउट फ्लैग। सो द डिस्टेंस which is covered, maximum distance covered holding a flag or carrying a flag will be 26 meters। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन लिखो। अब एक दो चीजें करवा रही हूँ जो लिखो। ध्यान से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देना, जल्दी काम हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन ही करवाना। नेक्स्ट लिखो, स्प्लिट 207 into 3 parts such that these parts are in AP and product of two smaller parts is 4620।
इस क्वेश्चन में जरूरी चीज जो हमें रखनी है, वो है 3 नंबर्स इन एपी। ठीक है, तो लिखो व्हेन 3 नंबर्स आर इन एपी, जब भी 3 नंबर्स एपी में होते हैं, सो वी टेक देम एज दे आर सपोज्ड एज और एज्यूम्ड एज, कैसे लिया जाता है उसे, a माइनस डी, ए प्लस डी। एपी में 3 नंबर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब आपको कहा जाए ना 3 टर्म्स आर इन एपी, तो इट ऑलवेज इज बेनिफिशियल, हमारे लिए कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी जब हम लिखेंगे लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, ए प्लस डी। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका डी कैंसिल हो जाएगा, सिचुएशन जो है वो आपकी सिर्फ सिंगल, जो इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो a माइनस डी इज द फर्स्ट टर्म, a इज द सेकेंड टर्म, a प्लस डी इज द थर्ड टर्म। इस चीज को ध्यान रखना। 3 टर्म्स इन AP आर सपोज्ड एज a माइनस डी, a प्लस डी, जिसमें a माइनस डी इज द फर्स्ट टर्म, a इज द सेकेंड टर्म, a प्लस डी इज द थर्ड टर्म। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन में हमें कहा है 207 को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। 207 को 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया, तो इसका मतलब लेट द पार्ट्स बी a माइनस डी, a प्लस डी। लेट द 3 पार्ट्स बी a माइनस डी, a प्लस डी। तो यहां से उन तीनों पार्ट्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 207। क्लियर हो गया? तीनों पार्ट्स का सम हो गया 207, डी कैंसिल कर दिया, 3a इज 207, a की वैल्यू आ जाएगी 207 बाय 369। ये फर्स्ट टर्म नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। ये a की वैल्यू का मतलब यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं, आपकी मिडिल वाली टर्म आ गई। ठीक हो गया? अब जो आपके पास टर्म्स बन गई वो क्या होगी, 69 माइनस डी, 69, 69 प्लस। therefore the 3 terms are 69 minus d, 69 and 69 plus d। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये? अब इसके बाद कहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स। 2 स्मॉलर पार्ट्स कौन से हुए, ये वाला और ये वाला। प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 46, 23, तो 69 माइनस डी इंटू 69 इज 46, 23। इसको सॉल्व कर लो। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस इज 2। ये माइनस डी था, 67 माइनस 69 हुआ, माइनस डी, -2 हो गया और डी 2 हो गया। क्या हो गया? therefore the numbers are, the parts are, therefore the 3 parts are 69 minus 2, 69, 69, 67, 69 and 71। नेक्स्ट लिखो। The sum of 3 numbers in AP, the sum of 3 numbers in AP is 24 and sum of their squares
Sum of their squares is 194. Find the number. Three numbers in AP, उनका sum दिया हुआ है 24. Sum of their squares is 194. Find the numbers. ठीक है, अब इसमें थ्री नंबर्स का सम दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, ए प्लस डी। समझ में आ गया इतना? सम लिखोगे 24 आ जाएगा। ये टर्म्स लेने का फायदा सिर्फ इतना होता है कि हमारा डी कैंसिल हो गया, ए की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ जाती है, नंबर्स बन जाते हैं 8 माइनस डी, 8 प्लस डी। बस जो इस केस में ए आता है वो फर्स्ट टर्म नहीं होती। जब आप थ्री नंबर्स लेते हो और उसको इस फॉर्मेट में लेते हो, तो जो आपके पास ए की वैल्यू आई वो मिडल मोस्ट टर्म है, वो फर्स्ट टर्म नहीं है। बस इतनी कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में। उसके बाद सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो तीनों को स्क्वायर करोगे, 8 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 8 प्लस डी का होल स्क्वायर इज 194। 64 प्लस डी स्क्वायर माइनस 16d प्लस 64, 64 प्लस डी स्क्वायर प्लस 16d इज 194। 16 एंड 16 कैंसिल हो गया, तीन बार आ रहा है 64। 192 प्लस 2d स्क्वायर इज 194। 2d स्क्वायर इज 2, और डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और डी की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1। तो ए आपके पास 8, डी कुड बी +1, a is 8, b could be -1. So therefore the terms are 7, 8, 9 और 9, 8, 7 दोनों लिखो। The three numbers could be 7, 8, 9 और 9, 8 and 7. Next question लिखो। दो क्वेश्चन है, अगर एक हो गया तो नेक्स्ट होमवर्क होगा। The sum of three numbers in AP is 30 and ratio of first number to the third number is 3:7. Find the numbers. और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी करना है, द सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी, दोनों ही करना है। इस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 29. Find the इसमें तो है
एक क्लास लगानी पड़ेगी, मेरे दिमाग खत्म है, मुझे एपी और नहीं कर। एक क्लास मंडे की ना और लगेगी, एपी के ना एग्जाम्पल के क्वेश्चंस जो करवाने हैं वो करवा। सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी 30 दिया हुआ है, so let the numbers be a minus d, a plus d, तीनों का सम करेंगे इट विल बी 30। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। नंबर्स क्या बन जाएंगे 10 माइनस डी 10, 10 प्लस d। रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर 10 माइनस d अपॉन 10 प्लस d 3:7। 70 माइनस 7d 30 प्लस 3d, तो 40 इज इक्वल टू 10। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। द नंबर्स आर 6, 10 एंड 40। हो गया सॉल्व? नेक्स्ट करो। अच्छा नेक्स्ट ही हो गया। सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी a माइनस डी a प्लस डी। एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4 टर्म्स वाला, वो करवा के फिर ही भेजूंगी, उसके बाद छोड़ दूंगी। उसके बाद जो करेंगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रह जाएंगी और इसकी ये तो वो भी कर लेंगे। तो मेरे पास आ गया a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज 33। d कैंसिल हो गया, 3a इज 33, a की वैल्यू क्या आ गई 11। So 11 minus d 11, 11 plus d. Product of first and third term. Product of first and third term exceeds the second term by 29. So 121 minus d square is equal to 40 या d square is equal to 81। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 9। a is 11, b could be 9, a is 11, b could be minus 9। तो टर्म्स अपने पास क्या आ जाएंगी 2, 11, 20 और 20, 11, 2 दोनों ही टर्म्स लिखनी है। द एपी कुड बी 2, 11, 20 और इट कुड बी 20, 11 एंड 2। इतना क्लियर हो गया? बस लास्ट क्वेश्चन लिख लो। हो गया सबसे? अब ये क्वेश्चन है जहां पर 4 कंसेक्टिव टर्म्स दी होती है एपी में। द क्वेश्चन से द सम ऑफ 4 consecutive terms in AP is 32. Ratio of product of first and last term to the product of two middle terms is 7:15. Find the numbers. ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है 4 terms in AP are taken as, वैसे तो कहा जाता है ए प्लस बी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इस तरह से लिखो, है ना। 4 टर्म्स ले रहे हो कंसेक्टिव है तो आप इस तरह से लिखोगे। लेकिन इसमें क्या होता है हमारी इक्वेशन ना 2 वेरिएबल्स में बन जाती है। तो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है उसमें डी स्क्वायर आ जाएगा, ए और डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन को इजी करने के लिए, इक्वेशंस को इजी फॉर्म करने के लिए 4 टर्म्स है। आपने 3 टर्म्स को तो बहुत इजीली ले लिया। 3 में क्या होता है सेंटर में एक ए बैठ गया, यहाँ पर a माइनस डी और फिर a प्लस डी। समझ में आ गया? अगर आपके पास 5 टर्म्स है तो सेंटर मोस्ट में आपने a को बिठा दिया, यहाँ पे माइनस करते जाओ और यहाँ पर प्लस करते जाओ। समझ में आ गया? इफ आई हैव टू टेक 5 टर्म्स इन AP, सेंटर वाली टर्म को मैंने a लेकर a माइनस डी, a माइनस 2d, a प्लस डी, a प्लस 2d लिख लो इन चीजों को। 3 टर्म्स इन AP are taken as a minus b, a plus b, just to understand the pattern। और अगर 5 टर्म्स है तब हम क्या लिखेंगे a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना तो हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा होता है d का। क्लियर हो गया?
अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है, राइट। इवन में ना एक मिडल मोस्ट टर्म नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, टर्म्स ले लेंगे दो में, a माइनस डी, ए प्लस डी, और नेक्स्ट आएगा यहाँ पर a प्लस थ्री डी, ए माइनस। फोर टर्म्स इन एपी आर टेकन एज a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। इसको याद ही करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस इसमें, हाँ, इनमें कॉमन डिफरेंस टू डी का होगा। इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये। कंसेक्टिव वो होते हैं जब नंबर्स की जो डिफरेंस होता है वो फिक्स हो जाता है ना। और ऐसा नहीं है कि इनके इन बिटवीन एक टर्म आएगी। जैसे मैंने 2 4 6 8 लिखा है, तो मैं 2 4 6 8 10 लिख रही हूँ, मैं 2 4 6 8 12 नहीं कर रही, या 18 नहीं लिखी, कि वो भी तो टर्म है एपी में, पर कंसेक्टिव वाली में। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान कैसे हो जाएगा। चार कंसेक्टिव टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो आपने लिखा a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ये ना एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, स्कूल बिल्कुल पेपर में डाल सकता है और डाला हुआ है। 4a इज 32, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो मेरे पास ना नंबर्स बन जाते हैं 8 माइनस थ्री डी, 8 माइनस डी, 8 प्लस डी, 8 प्लस थ्री डी। ये चार नंबर्स बन गए। अब उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला, फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का। 8 माइनस थ्री डी, 8 प्लस थ्री डी, टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडल मोस्ट टर्म्स। इनकी जो रेशियो है वो है 7/15। इस तरह से ना आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। अदरवाइज ए की वैल्यू पुट करोगे, फिर उसको आगे सॉल्व करोगे। दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशन से अच्छा है सिंगल में काम कर ले। सिर्फ इसमें इतना याद करना होगा दैट यू हैव टू टेक द टर्म्स, फोर टर्म्स एज a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। और अगर थ्री टर्म्स होंगी, और मैक्सिमम आपको थ्री या फोर ही आएगा, फाइव नहीं आ सकता, इतना लंबा नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया इतना। सो 8 माइनस थ्री डी, 8 प्लस थ्री डी, और हमें रेशियो दी हुई है, इसको सॉल्व कर लो। So we have 64 minus 9d square upon 64 minus d square। समझ में आ गया बच्चे सबको। 7/15 क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। 15 64 माइनस डी स्क्वायर, 7 64 माइनस डी स्क्वायर। तो 15 इंटू 64 माइनस 15 डी स्क्वायर, 7 इंटू 64 माइनस 7 डी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 इंटू 64, 7 इंटू 64 माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 8d स्क्वायर। तो 64 मैंने कॉमन लिया, 15 माइनस 7, 8d स्क्वायर। 8 और 8 कैंसल, d की वैल्यू 64, d स्क्वायर की वैल्यू 64, तो d क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8। d विल बी प्लस माइनस 8। तो a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू कुड बी प्लस 8, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू कुड बी माइनस। So the three terms could be, कैलकुलेशन में गलती है, 64 15 माइनस से प्लस माइनस 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको किया तो 8 आया, 8 कैंसिल हो गया। मैंने क्या गड़बड़ की है, 7 इसको 15 दिया है, 64 माइनस 9। हाँ, तो मैं यहाँ पे 9 से नहीं करूँ, यहाँ पे 9 है ना, ये देखो यहाँ पे 135 दे दोगे। समझ में आया गलती क्या है, यहाँ पे 9 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 9 नहीं लिखा मैंने। अब इसको ठीक करो। So it could be 15 into 64 minus 7 into 64
-7d² प्लस 135d²। तो मैंने 64 कॉमन लिया, 15 - 7 और यहाँ से आ जाएगा 128d²। तो ये 2 और यहाँ पर आ गया 4। 4 इज इक्वल टू d²। डी की वैल्यू होगी प्लस माइनस। तो द टर्म्स कुड बी 6 माइनस किया 2, 6, 10, 14 और 14, 10, 6